देखिए द लास्ट लेसन, ये एक रियल स्टोरी है, हिस्टोरिकल स्टोरी है। जैसे कि आपको पता है इंडिया को ब्रिटिशर्स ने अपना गुलाम बनाया हुआ था, ऐसे ही फ्रांस को भी पर्शिया ने अपना गुलाम बना लिया था, और ये फ्रैंको पर्शियन वॉर पर ही बेस्ड है। अल्फोंस डॉडेट जो कि राइटर हैं, इन्होंने बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं, कुछ फ्रेंच नॉवेल्स भी लिखे हैं। और जो फ्रैंको पर्शियन वॉर हुआ था वो 1870 में हुआ था और 71 तक चला था, इसका मतलब ऑलमोस्ट 1 ईयर, जिसमें कि फ्रांस हार गया था। और उसके बाद पर्शिया को उस पर शासन करने का मौका मिला। पर्शिया ने फिर क्या किया, वहां पर जर्मनी लैंग्वेज बोली जाती थी, क्योंकि जर्मनी, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, ऐसे छोटी छोटी सी जो कंट्रीज थी वो सारी उसके अंडर में आ गई थी। और वहां पर जर्मनी लैंग्वेज जो है वो मेन डोमिनेटिंग लैंग्वेज थी, वही बोली जाती थी, उसी में सारा ऑफिशियल वर्क होता था। जैसे कि इंडिया को जब ब्रिटिशर्स ने कैप्चर किया, यहाँ पर कॉलोनाइजेशन हुआ, तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या हुआ, इंग्लिश लैंग्वेज डोमिनेटिंग हो गई, है ना। जैसा वो बोलते थे, जैसा वो खाते थे, जैसा वो पहनते थे, हम आज तक भी वैसा ही बिहेव करते हैं। नहीं तो देखो हमारा ड्रेसिंग सेंस क्या है, पैंट शर्ट्स या वेस्टर्न ड्रेसेस, ये सब हमारा ड्रेसिंग सेंस नहीं है ना, ब्रिटेन का ड्रेसिंग सेंस है। तो हमने अभी तक भी उसी को कैप्चर किया हुआ है। इसी तरह से जब हमारी कंट्री में मुगल्स आए, तो अभी भी देखो आप लोग कैसा गरारा शरारा ये सब पहनते हो, तो ये भी हमारा ड्रेसिंग सेंस नहीं है ना, ये इस्लामिक ड्रेसिंग सेंस है, मुगल्स का ड्रेसिंग सेंस है, तो हमने उसको भी अडॉप्ट किया। हमारे खाने पीने का जो टेस्ट है, जो हमारा फ्लेवर है, वो भी अब कैसा है, अगर ब्रिटिशर से अडॉप्टेड है तो उसी तरह का खाना पीना हो जाएगा हमारा। जैसे चाय, चाय हमारे यहाँ तो होती ही नहीं थी, है ना। ब्रेकफास्ट कहाँ का था, ये सबसे पहले इसको अडॉप्ट किया था ब्रिटेन ने। नो डाउट इसका जो इन्वेंशन हुआ था वो चाइना का था, लेकिन सबसे ज्यादा यूज इसका ब्रिटेन में किया जाता था। तो हम भी उनकी देखा देखी चाय पीने लगे, और जैसे स्पाइसेस या जिस तरह का खाने का टेस्ट मुगल्स यूज करते थे, हम भी वैसा ही यूज करने लगे। तो जब कोई बड़ी कंट्री किसी छोटी कंट्री को कैप्चर कर लेती है, उस पर अपना रूल करने लगती है, तो वो अपनी बहुत सारी चीजों को, जैसे कि ड्रेसिंग सेंस, खाना पीना, उनका इकोनॉमिक जो शासन करने का तरीका है, वो सब कुछ डिपेंड करने लगता है उस बड़ी कंट्री पर जिस जो कि रूल कर रही है। हर कोई अपना ही चलाना चाहेगा ना। आप छोटी सी बात देखो, अगर आप एक क्लास के मॉनिटर हो तो अपनी आइडियाज डोमिनेट करोगे ना पूरे क्लास के ऊपर, है ना। ऐसा तो नहीं है। आवाज आ रही निहारिका मेरी? मैम बीच में रुक रुक के आ रही है। रुक गई थी ना बीच में, अब ठीक आ रही है। यस मैम। तो जैसे आप देखो, आप अगर क्लास के मॉनिटर हो तो आप जो आइडियाज दोगे क्लास में, या जिस तरह से आप इम्प्लीमेंट करना चाहोगे वही होगा, वही करोगे। लेकिन अगर कोई और क्लास मॉनिटर है तो वो अपने आइडियाज को डोमिनेट करेगा, अपने आइडियाज को स्प्रेड करेगा, अपने आइडियाज के से ही पूरी क्लास को चलाना चाहेगा।
तो उसी तरह से जब ब्रिटेन ने और मुगल्स ने भारत को अपना पर रूल स्टार्ट किया, अपने अंडर में ले लिया, तो जिस तरह का ड्रेसिंग सेंस, जिस तरह का टेस्ट वो करते थे, वैसा ही हम लोग ने अडॉप्ट कर लिया, इंडियंस ने अडॉप्ट कर लिया। इस चैप्टर में भी यही है। अल्फोंसो डॉडेट क्या बता रहे हैं कि फ्रांस को कैप्चर कर लिया पर्शियन ने, और पर्शिया की जो मेन लैंग्वेज थी वो थी जर्मनी। अब वहाँ के जो स्कूल्स में क्या पढ़ाया जाता था? जर्मनी, सॉरी फ्रेंच पढ़ाई जाती थी। अब उन्होंने क्या किया, क्योंकि पर्शिया ने कैप्चर कर लिया है या वो अब रूल करने लगा है फ्रांस पर, तो यहाँ पर फ्रेंच की जगह जर्मन पढ़ाई जाएगी। सभी ऑफिशियल काम जर्मन लैंग्वेज में होंगे, और जो मोस्ट डोमिनेटिंग लैंग्वेज होगी वो सब जर्मन ही बोलेंगे। अगर किसी को ऐसा लगता है कि वो फ्रेंच मैन है, फ्रेंच पीपल हैं, तो उनको देश छोड़कर जाना होगा। अब ये स्टोरी ऐसे स्कूल टीचर की है जो कि अपनी लैंग्वेज से बहुत प्यार करते थे, और वो चाहते थे कि वो एंड टाइम तक फ्रेंच ही बोलते रहें। वो स्कूल में जर्मन लैंग्वेज नहीं पढ़ाना चाहते थे, ना ही वो जर्मन लैंग्वेज यूज करना चाहते थे। तो चलिए पढ़ते हैं। अल्फोंसो डॉडेट, जिनका जन्म हुआ 1840 में और इनकी डेथ हुई 1897 में, was a French novelist and short story writer. एक फ्रेंच नॉवलिस्ट थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। The last lesson is set in the days of the Franco-Persian War. और ये जो चैप्टर है ये कब लिखा गया था? 1870 से 1871 के टाइम पर, जब फ्रांस और पर्शिया के बीच लड़ाई हुई थी, in which France was defeated by Persia led by Bismarck. Persia then consisted of what now are the nations of Germany, Poland and parts of Australia. फ्रांस इस लड़ाई में हार गया था, जिस वॉर को लीड किया था किसने? बिस्मार्क ने। बिस्मार्क एक लीडर था, सेनापति था। अब पर्शिया ने क्या कहा कि पर्शिया के अंडर में कौन कौन सी कंट्रीज आ गई? एक तो जर्मनी, पोलैंड, ऑस्ट्रिया के कुछ पार्ट्स। In this story, the French districts of Alsace and Lorraine have passed into Persian hands. अब फ्रांस का पूरा फ्रांस जो है वो पर्शियन हैंड्स में नहीं गया था, सिर्फ उसके कुछ डिस्ट्रिक्ट्स। कौन कौन से? एल्सैक एंड लॉरेन। ये फ्रेंच पार्ट्स थे जो कि पर्शियन हैंड्स में चले गए थे। यहाँ पर पर्शियन रूल स्टार्ट हो गया था। अभी तक समझ में आया? यस मैम, जितना आपने समझाया। I started for school very late and morning and was in great dread of scolding, especially because M. Hamill had said that he would question us on participles, and I did not know the first word about them. For a moment, I thought of running away and spending the day out of the doors. It was so warm, so bright. The birds were chirping at the edge of the woods, and in the open field back of the sawmill, the Persian soldiers were drilling. It was all much more tempting than the rule for participles, but I had the strength to resist and hurried off to school. अब ये एक ऐसे बच्चे की स्टोरी है जो कि स्कूल के लिए हमेशा लेट होता था, और लेट इसलिए भी पहुंचता था क्योंकि उसको लेक्चर्स बोरिंग लगते थे, और जल्दी इसलिए जाना चाहता था क्योंकि टीचर की डांट पड़ती थी। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट, कि मैं जब स्कूल के लिए जाता था मॉर्निंग में हमेशा लेट हो जाता था, और मुझे बहुत डर लगता था कि अब मुझे मिस्टर हैमल से
डांट पड़ेगी कि मैं लेट आया हूँ, और वो मुझसे पार्टिसिपल्स पर क्वेश्चंस पूछेंगे। पार्टिसिपल्स क्या होते हैं, कभी सुना है? बोलो बेटा। सुना तो है बट मीनिंग नहीं पता। कहाँ सुना है? पार्टिसिपेंट्स मैम शायद पार्टिसिपेंट मतलब लोगों को कहते हैं, इन काउंटिंग मेंबर्स कितने हैं वहाँ पे शायद। नहीं, पार्टिसिपल्स का मतलब होता है, जब आपने पढ़ा होगा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में, हाँ जी, पास्ट यस पार्टिसिपल मैम। टेंसेस में, राइट? तो वो अब डर रहा था कि मिस्टर हेमल उससे टेंसेस पर या पार्टिसिपल्स पर क्वेश्चन पूछेंगे, एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। और मैं तो उनके बारे में एक भी वर्ड नहीं जानता हूँ कि पार्टिसिपल्स होते क्या हैं। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। एक बार को तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ से भाग जाऊं और स्कूल के बाहर ही सारा दिन स्पेंड करूं कि कोई मुझसे पार्टिसिपल्स क्वेश्चन पूछ ही ना पाया। इट वाज सो वार्म, मैम बहुत गर्मी एक्सक्यूज मी। थी। यस निहारिका। मैम यहाँ पे वाईफाई का इशू है तो मैम मेरे यहाँ से नेटवर्क इशू हो रहा है, मैं क्या करूँ, लीव कर दूँ क्या? लीव होने वाला है वैसे मीटिंग, मैं सोच रही थी दोबारा से स्टार्ट कर लेंगे, और जितना रिकॉर्ड हुआ है ना इसको मैं भेज दूंगी, ठीक है? हाँ जी मैम। हम्म। तो देखते हैं, ये पैराग्राफ कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद रिकॉर्डिंग स्टॉप करके भेज दूंगी। तो कह रहे मैंने एक बार को तो ये सोचा कि मैं डोर्स क्रॉस करके चला जाऊं, यहाँ से भाग जाऊं स्कूल से, और मैं बिल्कुल पढ़ाई ना करूं। और दिन जो था बहुत गर्म था, इट वाज सो ब्राइट, बहुत शाइनी था। द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। वुड्स का मतलब यहाँ पर ट्रीज से है, ट्रीज के ऊपर बैठे हुए बर्ड्स जो है वो चर्पिंग कर रहे थे, चहचहा रहे थे। And in the open field back of the sawmill, the Persian soldiers were drilling. अब sawmills थी, उनके पीछे की साइड में पर्शियन सोल्जर्स क्या कर रहे थे, ड्रिलिंग कर रहे थे। और ये बहुत ही मुझे अट्रैक्टिव लग रहा था। इट वाज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स पढ़ने से अच्छा मैं इसको वॉच करना चाहता था, बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरिड ऑफ टू स्कूल। लेकिन मैंने अब पूरी अपनी ताकत लगाई और मैंने सोचा कि मैं जल्दी से स्कूल की तरफ भागूं। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. अब उस सिटी के सेंटर में ना एक पिलर पर बोर्ड लगा हुआ था।